जिसके बड़े दिल टूटेंगे इसका मतलब, है ना। चलो, राइट टू अपील। अब यहां पर कहानी थोड़ा सा समझेंगे। हमारी है आईटेक्स कंपनी, हमारी है आईटेक्स कंपनी। इस कंपनी को क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को क्या कराना है, लिस्ट कराना है। ये स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट मार दिया यार। याद करो, हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या लिख दिया था कि अगर क्या होगा, लिस्ट नहीं, अगर परमिशन नहीं मिली तो हम रिफंड कर देंगे। ठीक है। अब बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हमें क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया लिस्ट करने से। आईटेक्स बोल रहा है भैया ऐसे कैसे कर दिया, तो ये शिकायत करने जा रहा है, आईटेक्स शिकायत करने जा रहा है। ठीक है, तो कहां जाता है, कहां जा रहा है, आओ क्या लिखा है, राइट टू अपील टू सीजी अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ द पब्लिक कंपनी। जनरल रूल बहुत सारे मैटर्स है, बहुत सारे मैटर्स है जिनका सॉल्यूशन सेबी देगा, सेबी एडजुडिकेट करेगा अपने ऑफिसर के अकॉर्डिंग, फिर वहां से कुछ नहीं होंगे तो सैट के पास जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिक एक जो रीजन है कि लिस्ट करने से मना किया, तो आप सीधा कहां जा रहे हो, सीजी के पास जा रहे हो। यहां क्या लिखा है, कहां जा रहे हो, अपील टू सीजी। फिर इसकी नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो एक बार, राइट टू अपील टू दी सैट अगेंस्ट द रिफ्यूजल टू लिस्ट ऑफ द पब्लिक कंपनी बाय द स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब आईटेक्स कंपनी या तो किसके पास जाएगी, आईटेक्स कंपनी लिस्ट करने से मना कर दिया, या तो सैट के पास जाएगी या तो सीजी के पास। मतलब कंपनीज के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए या तो वो सैट के पास जाए। लेकिन ज्यादातर केसेस कहां जाते होंगे, सैट ही जाते, क्योंकि सैट क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, सीजी बहुत सारी चीजें लेता है। एक्चुअल में अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो दोनों का डिफरेंस क्या है, थोड़ा डिफरेंस समझो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हैंडल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, ब्रॉडर पॉलिसी मैटर्स, वो ज्यादा जनरल है। और सैट जो है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो स्पेसिफिक डिसीजन लेती है। अगर किसी कंपनी को इफ द इश्यू नीड एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, मतलब कि अगर आईटेक्स को एडमिनिस्ट्रेशन में अगर इश्यू है तो हम कहां जाएंगे, सीजी के पास। लेकिन अगर कंपनी को इश्यू क्या है कि भाई आपको इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक चाहिए, तो आपको कहां जाना चाहिए, सैट के पास। तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन ज्यादातर जो कंपनी है वो ज्यादा स्पेसिफिक अथॉरिटी के पास जाती है, दैट वाज सैट। तो हम भी सैट के पास ही जाएंगे। लेकिन हाँ, दोनों की कहानी एकदम सिमिलर ही है। ठीक है, आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले शॉर्ट में, राइट टू अपील। राइट टू अपील कहां कहां जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सैट के पास। टाइम लिमिट और फाइलिंग अपील, कब जाओगे, इफ द रीजन फॉर रिफ्यूजल इज रिसीव बाय द कंपनी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने रीजन आईटेक्स को दिया, क्या रीजन दिया कि भाई हम क्यों आपको रिजेक्ट करें, हमें आपकी ये चीजें ठीक नहीं लग रही, आपने कुछ छुपाया है, ये डॉक्यूमेंट हमें कुछ कम लग रहे हैं, हमने आपसे डॉक्यूमेंट मांगा, स्टिल आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो रीजन देकर रिफ्यूज किया, तो विद इन 15 days रिसीव्ड ऑफ द रिफ्यूजल। क्या बोला, जिस दिन आपको रिजेक्ट किया गया वहां से 15 दिन के अंदर या तो आप सैट के पास जाओ या तो आप सीजी के पास जाओ। क्लियर है, आज मुझे लेटर आया कि हम रिफ्यूज कर रहे हैं, तो जिस दिन लेटर आया यहां से 15 दिन के अंदर मुझे पहुंचना है। ठीक है, रीजन फॉर रिफ्यूजल इज नॉट रिसीव। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, लिस्टिंग का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो हम कितने दिन वेट करेंगे, इन्होंने कहा भैया 15 दिन का वेट करो। 15 days एक्सपायरी, सेक्शन 14 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 14 में एक्सप्लेन करके रखा है। सिंपल सीधी बात, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास 15 दिन का समय है आईटेक्स को रिप्लाई करने का। 15 दिन में रिप्लाई नहीं आता है तो आपके जैसे ही 15 दिन खत्म होते हैं वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। लेकिन इन 15 दिन में रिप्लाई आ गया, इन 15 दिन में रिप्लाई आ गया, दूसरे दिन ही आ गया, तीसरे दिन आ गया, चौथे दिन आ गया, जिस दिन आएगा वहां से आपको अप्लाई करना है। क्लैरिटी है, तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बोल रखी है। आओ आपकी बुक से रीड करेंगे। वेर ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कौन है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रिफ्यूज टू लिस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मैंने आपको बताया था जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो जैसे एक कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है, सिक्योरिटीज को लिस्ट कराती है, ऐसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अपनी यूनिट को लिस्ट कराती है। यहाँ पे यूनिट टर्म यूज करते हैं। ठीक है, चाहे पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज हो या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की यूनिट हो, कंपनी और स्कीम शेल बी entitled to furnish with the reason for refusal। अगर इसे रिफ्यूज कर रहे हैं तो प्लीज रीजन मिलना चाहिए। में विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑन विच रीजन फॉर द रिफ्यूजल इज फर्निश टू इट। आप शिकायत करने जा सकते हो 15 दिन के अंदर,
ठीक है, जब भी रीजन मिला, या फिर स्टॉक एक्सचेंज हैज ओमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओमिट करता है, फेल टू डिस्पोज विद इन द टाइम लिमिट, जो सेक्शन 40 में क्या दे रखा है, 15 दिन के अंदर रिप्लाई करना ही करना है, 15 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो फिर आपको क्या करना है, 15 दिन जैसे एक्सपायर होंगे आपको जाकर अप्लाई कर देना है सीजी के पास। ठीक है, क्लियर है। एप्लीकेशन फॉर परमिशन ऑफ द डिबेंचर डील, ये सब चलिए। नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, लेकिन आप 15 दिन के अंदर नहीं पहुंच पाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आप उन्हें सफिशिएंट कॉज बताओ। सफिशिएंट कॉज बताओ मतलब क्या, सफिशिएंट रीजन बताओ। रीजन बताओ क्यों 15 दिन के अंदर नहीं आ पाए। अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं आ पाए, सीजी चाहे तो आपकी बातें सुनेगा, उसे जेन्युइन लगेगा तो आपको 15 दिन की जगह पर 1 महीने का टाइम देगा। 1 महीने के अंदर अगर आप आ गए हो सफिशिएंट कॉज देने के बाद, तो वो आपकी अपील को एंटरटेन कर लेगा। बात समझ में आ रही है। तो सीधी सिंपल बात, जिस दिन रिजेक्ट हुआ वहां से 15 दिन के अंदर, फिर कुछ रिप्लाई नहीं करे तो जैसे आपके 15 दिन खत्म होंगे वहां से 15 दिन के अंदर। ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर नहीं पहुंच पाते हो तो सीजी को रीजन बताओ, लेकिन वो ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, बस 1 महीने में आ जाओ। ठीक, अब सीजी ने आपकी एप्लीकेशन ले ली है आफ्टर गिविंग स्टॉक एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। अब सीजी आपसे भी बात कर रही है और स्टॉक एक्सचेंज की, बताओ स्टॉक एक्सचेंज तुमने क्यों रिजेक्ट किया, और एक तरफ हाईटेक्स है एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, डिसीजन देगा। कौन डिसीजन दे रहा है, सेबी दे रहा है, सॉरी सीजी दे रहा है। सीजी डिसीजन दे रहा है, या तो वो क्या करेगा, डिसीजन को वेरी करेगा, सेट असाइड डिसीजन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ने क्या डिसीजन दिया था, नहीं होगी लिस्ट, तो वेरी करेगा। दैट मीन्स बोलेगा आपको आईटेक्स को लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक, चलो। या फिर ग्रांट या रिफ्यूज द परमिशन, क्या बोलेगा, बिल्कुल सही बोल रही थी स्टॉक एक्सचेंज, आप आईटेक्स को मत करो लिस्ट। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज कंफर्म द ऑर्डर ऑफ द सीजी, सीजी जो ऑर्डर देगा उसे कंफर्म करे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप, पहला पॉइंट, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी को लिस्ट करने से मना करता है तो वो कंपनी सीजी के पास जाएगी। पहला पॉइंट, सीजी के पास वो जाएगी 15 दिन के अंदर, अगर रिजेक्ट हुआ है रीजन वहां से 15 दिन के अंदर। दूसरा पॉइंट, अगर कोई रीजन नहीं हुआ आप 15 दिन तक वेट करो, जैसे ही 15 दिन खत्म वहां से नेक्स्ट 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, जाना है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ये 15 दिन का समय है, रीजन यहां बीच में मिल गया तो यहां से 15 दिन के अंदर, क्या ये बात समझ में आ रही है, आपको पहुंच जाना है। अगर ये पहली सिचुएशन है, ये 15 दिन है, कहीं भी कोई भी रीजन नहीं मिला तो आपके 15 दिन जहां खत्म होगा यहां से 15 दिन, तो ये 15 30 दिन होता है। लेकिन यहां ये 15, लेकिन बीच में यहां पर आ गया था रीजन, तो यहां से 15 दिन चालू हो जाएंगे अलग से। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहे। ठीक है, रुक जाओ, यहां तक पहली चीज समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप इस 15 दिन में नहीं पहुंच पाए तो सीजी यहां से आपको क्या दे सकती है, 30 दिन का समय, मतलब 15 दिन और थे और आपको और एक्स्ट्रा 15 दिन मिले। क्लैरिटी है, पक्का। क्या लिखा है वापस, 1 मंथ एक्सीड दी 1 मंथ नॉट, इन्होंने कहा कि 15 डेज के अंदर नहीं आते डेट ऑफ द एक्सपायरी, तो हमने उस 15 दिन को क्या कर दिया है, 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये जो आपके 15 दिन का समय था इसे हमने 15 से बढ़ा के 30 और 15 दिन एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है। ठीक है, पहली वाली सिचुएशन समझ में आई। पहली वाली सिचुएशन क्या है, वापस 15 दिन का समय है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हाँ या ना बोलने का, उन्होंने ना बोल दिया, बीच में तीसरे ही दिन बोल दिया, तो जिस दिन रिप्लाई आया वहां से 15 दिन के अंदर आपको पहुंच जाना है अपील करने, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहां से आपके 15 दिन की काउंटिंग चालू होती है। समझ में आया। अब ये वाले 15 दिन तो भूल जाएंगे ना, ये वाला तो अब हम भूल जाएंगे पक्का। ये पहली सिचुएशन है। अब इन्होंने कहा कि भैया पहले 15 दिन में सीजी ने, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, तो अभी तो हम रुके रहेंगे, क्या पता आखिरी दिन तक दे दे। हम 15 तारीख तक वेट करें, कोई रिप्लाई नहीं आया, अब तो टाइम खत्म हो गया, अब नहीं आया मतलब आ भी नहीं सकता अब तो। ठीक है, तो हम आपको ये जो 15 दिन के अंदर है आप अपील कर दीजिए। किसको अपील कर दीजिए, सीजी को। ऊपर अगर मैं कहूंगी ये 1 जनवरी है, ये 1 जनवरी है, ये 15 जनवरी, जनवरी की बात करें। ठीक है, 15 जनवरी तक आपके पास समय था, लेकिन उन्होंने 3 जनवरी 3 जनवरी को ही रिफ्यूज कर दिया, तो 3 तारीख से 15 दिन गिनो, 18 तारीख से पहले पहले तक आपको
सीजी के पास पहुंच जाना, ये क्लियर है, पहुंच गए। चलो सेकेंड सिचुएशन में हम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक वेट करे थे, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो अब आपको 15 जनवरी से 30 अप्रोक्स चल रहे हो अभी, है ना, 16 से गिनते हैं वैसे तो, ठीक है, आपको 30 जनवरी से पहले पहले सीजी के पास पहुंच जाना चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आए? पहले 15 दिन कब चालू हो गए? जब रिफ्यूजल मिला, जब रिफ्यूजल नहीं मिला तो यहां से अब आपके 15 दिन चालू होंगे, ठीक। लेकिन अगर आप इन 15 दिनों में नहीं पहुंच पाते हो तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, सीजी को सफिशिएंट कॉज दो, आप 15 फरवरी तक भी आओगे तो भी चलेगा, लेकिन सफिशिएंट कॉज सीजी को फील होना चाहिए, है ना, कि सच में जेन्युइन रीजन था, तब ये लाओगे, अदरवाइज नहीं। क्लैरिटी है? पक्का? चलो अब अगर आपको ये समझ में आ गया है, हाँ, सेट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, हाँ, वो भी एक डिपार्टमेंट किसी ऑफिसर को ये काम देगा, लेकिन हम बोलेंगे सीजी, सीजी जिस प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को दे देगा, ठीक। अब सेट तो उसने बना के रखा है पहले से ही। चलो सेट में क्या कहानी है? सेम कहानी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रिफ्यूज टू लिस्ट द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, सेम 15 डेज, रीजन रिफ्यूजल, स्टॉक एक्सचेंज ओमिट फेल टू डिस्पोज, 15 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो 15 दिन के अंदर एक्सपायरी दी, नहीं आते हो तो 1 महीना बढ़ा दिया जाएगा। अब 1 महीना कौन बढ़ा रहा है? वो जो काम सीजी सीजी कर रहा था यहाँ पे वो काम सेट सेट कर रहा है। सेम सफिशिएंट कॉज टू अपील तो लगेगा। आफ्टर गिविंग या तो वो डिसीजन को क्या कर देगा? वेरी कर देगा, बोलेगा लिस्ट करो, या तो क्या कहेगा कि हाँ ग्रांट करो या परमिशन करो, जो जैसा ठीक लगेगा वो डिसीजन देगा। स्टॉक एक्सचेंज कंफर्म करेगा ऑर्डर, सेट जो चीज सीजी में पड़ा था सेम सेट, डिफरेंस बस ये है वहां की अथॉरिटी सीजी थी, यहाँ की अथॉरिटी सेट है। जनरली लोग कहां जाते हैं? सेट के पास। आप सीजी के बारे में नहीं पढ़ोगे, जितने भी पूरे अब आगे चल के चैप्टर पढ़ोगे वो सेट 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 की कहानी बोलेगा, ठीक। चलो सेट सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर टू सेबी एंड दी पार्टीज टू दी अपील, सबको दे देगा। डिस्पोज ऑफ फाइनली, कितने टाइम के अंदर? सेट को अपना मैटर फटाफट रिजॉल्व कराना है। देखो जितने भी ये ट्राइब्यूनल्स वगैरह बने, क्या लॉजिक है इनके पीछे? मैटर जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाए, तो 6 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी अपील मिली थी वहां से पूरा केस खत्म करना पड़ेगा। डन? चलो यहां तक चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। टॉपिक बताओ क्या लिखा है, समझो थोड़ा सा लीगल रिप्रेजेंटेशन। चलो कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, ठीक है। तुम हो प्लेंटिफ, तुम हो डिफेंडेंट। प्लेंटिफ केस करने वाला, डिफेंडेंट जिसपे केस फाइल हुआ है, मैं कौन हूं? जज। अब प्लेंटिफ नहीं आ पा रहा तो प्लेंटिफ अपने बिहाफ में किसको भेज देगा? देखो प्रॉक्सी हम कंपनीज एक्ट में यूज करते हैं, कोर्ट कचहरी में हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव लॉयर, लॉयर को भेजता है, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो ये लिखा है। राइट है क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का? जो भी अपीलेंट है मे आइदर अपीयर इन पर्सन, आप पे केस हुआ, आप खुद खड़े रहोगे यहाँ पर, या तो आप खुद आओ, या तो ऑथराइज करो, किसे? सीए को बोलो, या फिर सीएस को बोलो, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट को बोलो, या फिर लीगल प्रैक्टिशनर मतलब लॉयर को बोलो, या एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। कुल मिलाकर आप खुद भी आ सकते हो, और आप अपने बिहाफ में सीए, सीएस, सीएमए, लीगल प्रैक्टिस किसी भी ऑफिसर को भेज सकते हो, वो तुम्हारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। डन? टू प्रेजेंट हिज और इट केस बिफोर दी सेट, तो सेट के सामने आप खुद भी आ सकते हो और आप अपने बिहाफ में इनको भी भेज सकते हो। अब आंसर कैसे लिखोगे? लिखोगे इन पर्सन, और मुझे सारे टर्म्स चाहिए, सीए भी लिखोगे, सीएस भी लिखोगे, सीएमए भी लिखोगे, लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ इट्स ऑफिसर भी। बात समझ में आ रही है? लिखना कैसे है? चलो चलिए, सेट से भी खुश नहीं है, कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। एनी पर्सन अग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ द सेट मे फाइल अपील टू सुप्रीम कोर्ट, कितने दिन के अंदर? 60 डेज। कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन या ऑर्डर, जिस दिन सैट ने हमें खबर पहुंचाई कि तुम केस जीत गए या तुम केस हार गए। हार गए तो हम अपील करने जाएंगे, जीत गए तो हम नहीं। 6 महीने के अंदर, 6 महीने का समय सैट के पास है, मैं सैट हूं, मुझे आपके केस को जिस दिन अपील हुई थी वहां से मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है। 1 महीने में भी कर सकती, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 6 मैक्सिमम लिमिट उसके अंदर। अब 1 महीने में खत्म कर दिया मैटर, जिस दिन खत्म हुआ वहां से 60 डेज मतलब 2 महीने का समय है सुप्रीम कोर्ट के पास आकर अपील करनी तो करो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भग जाओ यहां से। क्यों भग जाओ यहां से? टाइम पीरियड के अंदर आओ, नहीं तो हम एंटरटेन नहीं करेंगे आपका केस, ठीक है। चलो तो साफ इन्होंने बोला जब भी आपके मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर कौन से जाते?
क्वेश्चन ऑफ लॉ, सारे केसेस अपीलेबल नहीं होते हैं। अब समझेंगे, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स की लड़ाई, सबूत कि आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये फैक्ट्स की कहानी ना, ये बड़े कोर्ट नहीं देखते। वो कहते भैया पुलिस ऑफिसर को पकड़ो, इन्वेस्टिगेशन करो, सबूत देखो, वो सबूत है कि नहीं, इन सब में हम नहीं पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैं क्वेश्चन ऑफ लॉ के मैटर देखूंगा, लॉ का इंटरप्रिटेशन, कि लॉ ये बात बोल रहा है, लॉ ये बात नहीं बोल रहा है, आप लॉ का गलत मतलब समझ रहे हो। अगर लॉ पर बात आएगी, लॉ क्या कह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का इंटरप्रिटेशन देगा। लॉ का मतलब ये है, लॉ बनाते वक्त इस थीम से सोच कर बनाया गया था। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि भाई तुमने फोन किया था कि नहीं किया था, है ना, ये पुलिस का काम है, लोअर कोर्ट का काम है, लोअर कोर्ट देखेगा। तो सारे केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते नहीं है। अगर सैट के पास मैटर गया तो सैट के पास मैटर क्वेश्चन ऑफ लॉ का भी जाएगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का भी। लेकिन सैट की बात आगे अपील होने में तभी जाएगी जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। मैटर बड़ा होगा तो ये छोटे मोटे मैटर होते हैं, फैक्ट्स की बातें। क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे टॉपिक खत्म। तो हमने पूरी की पूरी, है ना, सिस्टम पढ़ लिया। सबसे पहले भैया सेबी हो गया, सैट हो गया, ये सारे मैटर देखेंगे। खुश नहीं हो तो भैया सुप्रीम कोर्ट तक बात जाइए, और सुप्रीम कोर्ट तक सारी बातें नहीं जाते। अच्छा हाँ, नीचे भी है। सुप्रीम कोर्ट में सफिशिएंट कॉज 60 डेज के अंदर आप नहीं पहुंचते हो तो सुप्रीम कोर्ट यस आपको और थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देगा फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। मतलब पहले क्या बोला, 1 जनवरी, 1 जनवरी से लेकर फेब्रवरी, है ना, फेब्रवरी मार्च कर देते, 29 का मान के अगर चले, ठीक है। 1 मार्च, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 60 डेज की अगर मैं बात करूं, अप्रोक्स 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक 2 महीने होते, 60 डेज होते। आपको अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास आप लेट हो जाते हो जाने में, तो इन्होंने कहा कि और फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा, मार्च मिल जाएगा और अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल तक। लेकिन यहां जब आप कब गए होंगे, आप 3 तारीख को पहुंचे होंगे, 3 तारीख को पहुंचे होंगे, 3 मार्च। तो भैया सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, तुम्हें ऑर्डर कब मिला था? दिसंबर में मिला था ऑर्डर, पुराना ऑर्डर ना, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो, पुराना ऑर्डर सैट ने कब दिया था? दिसंबर में दिया था। तुम्हारे पास मेरे पास कब तक आना था? 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक आना था। तुम तो भैया लेट हो गए। तो वो रीजन बताइए मैं क्यों लेट हो गया। अगर उन्हें जेन्युइन लगेगा तो वो और आपको अप्रैल तक एक्सटेंड कर सकते। क्लियर है? तो 60 डेज के अंदर आ जाओ, फर्दर एक्सटेंशन और 60 डेज का वो भी सफिशिएंट कॉज होगा, तो अदरवाइज नहीं। इसे पॉइंट वाइज लिखना है। क्लैरिटी है? पक्का? चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। चलिए पेनल्टीज प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी की पूरी आपको क्या दे रखी है? पूरी लिस्ट। फिर ये क्या दे रखी है? लिस्ट। पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी, ये लंबी चौड़ी पेनल्टीज दिख गई। फिर वो केस दे रखा है, पहले पेनल्टी दे रखी है और पेनल्टी पे ये पूरे केस दे रखे, फिर ये केसेस दे रखे। ये पेनल्टी इन केसेस को चैप्टर के आखिरी में कराऊंगी, क्योंकि पेनल्टी तो याद कर नहीं पाओगे तुम लोग, कितनी सारी पेनल्टी, है ना। और एक फाइनल वाली पेनल्टी बताऊंगी जो याद करनी है। तो अभी थोड़े टाइम के लिए पेनल्टी को स्किप, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा पेनल्टी फिर बाद में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट हेडिंग आ जाओ। हेडिंग क्या लिखा है? सेटलमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग। अब थोड़ा सा समझो, सेक्शन क्या दे रखा है? 23 JA। ये सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं और सिविल प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं। एनी पर्सन अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड, किसी भी पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट है या फिर मे बी इनिशिएटेड, इनिशिएटेड हो गई है या फिर मे बी इनिशिएटेड हो, ठीक है, मे फाइल द एप्लीकेशन इन राइटिंग टू सेबी प्रपोजिंग द सेटलमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड या फिर टू बी इनिशिएटेड फॉर द एलिज डिफॉल्ट। इनिशिएट हो गई या फिर हो सकती है। सेबी में टेक इनटू कंसिडरेशन, नेचर देखेगा, ग्रेविटी देखेगा, मतलब कितना आपने, कितना सीरियस है वो मैटर, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ द डिफॉल्ट देखेगा, अग्री टू प्रपोजल ऑफ द सेटलमेंट ऑन द पेमेंट ऑफ सच सम डिटरमाइंड बाय द सेबी। क्या बोल रहा है दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा हेडिंग में जाओ, क्या लिखा है? सेटलमेंट। व्हाट डू मीन बाय सेटलमेंट? सेटलमेंट क्या होता है? समझौता, सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। कॉम्प्रो,
कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है, स्टार्ट हो गई है या फिर हो सकती है, तो वो क्या कर रहा है, सेबी को प्रपोज कर रहा है हमारा क्या करवा दो, सेटलमेंट करा दो। सेबी में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, सेटलमेंट किन चीजों का होगा, सीरियस चीजों का नहीं होगा। सीरियस चीजें को लेकर आपको लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ेगा। सेबी क्या देखेगा, नेचर देखेगा, उसकी ग्रेविटी देखेगा, डिफॉल्ट देखेगा और उस हिसाब से अग्री करेगा कि भैया सेटलमेंट होना चाहिए ऑन द पेमेंट ऑफ सच सम, ऑब्वियसली बाय द डिफॉल्टर। डिफॉल्टर कुछ पैसे देगा और उसमें केस रफा दफा करेगा और वो जो अमाउंट है वो कौन डिटरमाइन करेगा, सेबी। बात समझ में आ रहा है? नो अपील सेक्शन 23L अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय द सेबी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एज द केस में भी अंडर दिस सेक्शन, ऑल द सेटलमेंट अमाउंट जो भी होगा एक्सक्लूड किया जाएगा। ये क्या लिखा है, डिसॉर्जमेंट का मतलब लिखो रीपेमेंट ऑफ इलीगल गेन, गलत तरीके से जो आपने पैसा कमाया है उसे रिपे करना। ये टर्म बार बार आएगा। डिसॉर्जमेंट मतलब क्या होगा, गलत तरीके से जो पैसा आपने कमाया उसे रिपे करो, डिसॉर्जमेंट आपको अमाउंट देना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है। मतलब मुझ पे लगेगी पेनल्टी वो अलग है और मुझे क्या देना पड़ेगा, गलत तरीके से पैसा कमाया वो भी देना पड़ेगा, मतलब मुझे दो देना पड़ेगा, वापस आओ। पहली बात नो अपील वाली, ये क्या बोल रहा है, भाई सेटलमेंट कैसे कराए, तुम आकर मेरे पास आए थे सेबी के पास और क्या बोला, या ये लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग में मत भेजो, बीच का रास्ता निकालते सेटलमेंट करवाते। तो तुम्हारी आपस में, तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी की आपस में बात हुई है, तुम्हारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन आया है, तो क्या अब तुम अपील करने जाओगे? तुमने जो बोला वही डिसीजन दिया ना मैंने। अगर मैं प्रॉपर चलता, किसकी बात हो रही है, सेबी की, सेबी बोलता तुम्हारा केस आया और मैं डिसीजन देता तो बात अलग थी, तुम खुश नहीं हो तो फिर सैट के पास जाते, वहां से कुछ नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते। लेकिन हुआ क्या, मेरी प्रोसेस चली ही नहीं, तुमने अलग से बोला दीदी प्रोसेस को साइड करो, मैं दूसरी पार्टी से कॉम्प्रो करने को तैयार हूं। जब तुमने खुद ही कॉम्प्रो किया है और तुम्हारे अकॉर्डिंग एक डिसीजन आया है, तो अब तुम कह रहे हो कि नहीं हम खुश नहीं है, हम तो भैया अपील करने जाएंगे। काहे की अपील, तुमने ही कॉम्प्रो करके डिसीजन लाए ना, तो अब आप अपील करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपने खुद का सेटलमेंट करवाया है। तो नो अपील शेल बी लाई, जो भी सेक्शन 23L में होता है, अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय दी सेबी और डेटिंग ऑफिसर। क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ पे सेटलमेंट से करवाया। अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करती, खुश नहीं होते तो जाओ ना, तुमने खुद में ही आपस में डिसीजन लिया और तुम कह रहे हो हम अपने डिसीजन से खुश नहीं है। क्लैरिटी है, अपील करने की जो पावर है वो खो दोगे अगर तुम सेटलमेंट करोगे तो। क्लैरिटी है। दूसरा, ऑल दी सेटलमेंट अमाउंट, सेटलमेंट का पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इधर में पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा जिसको देना है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, एक्सक्लूडिंग दी, ये सेटलमेंट के पैसे में ये पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मतलब डिसॉर्जमेंट का जो अमाउंट है, लीगल जो कॉस्ट है, ये सब अलग, ये भी अलग से आपको देनी पड़ेगी, वो ये कहना चाह रहा है। मतलब तुम्हारा सेटलमेंट का, तुम गलत थे, तुम्हें इन्हें पैसे देने पड़ गए। तुम्हारा सेटलमेंट पहले इन्होंने मांग करी थी 2 करोड़ की, लेकिन तुम लोगों ने सेटलमेंट करके 80 लाख में निपटा दिया, तो ये सेटलमेंट का पैसा 80 लाख इनका गया। इसके अलावा तुम्हें क्या क्या देना है, तुमको और क्या क्या देना है, तुमने इलीगल तरीके से भैया 50 करोड़ कमाए, वो भी दो। लीगल कॉस्ट जो लगी, ये सारी फॉर्मेलिटी, इन सब की फीस लग रही, ये भी दो। तो कुल मिलाकर आपको सब देना पड़ेगा। सेटलमेंट का पैसा अलग, डिसॉर्जमेंट जो लीगल तरीके से पैसा कमाए वो अलग, और तीसरी चीज क्या, जो लीगल कॉस्टिंग चल रही है। क्लैरिटी है। नीचे एक रिकवरी ऑफिसर के बारे में बोला है, ये रिकवरी ऑफिसर समय समय पे हम देखेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सेबी एडजुडिकेट कर सकता है, एक ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा था, वो ऑफिसर क्या कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कर रहा था और डिसीजन निकाल रहा था सेबी के बिहाफ में। ठीक है, चलो मैं वो ऑफिसर, मैंने डिसीजन दिया कि भैया तुमको पैसे पे करना पड़ेगा, प्लेटिफ को क्या बोला, तुमको पैसे देना पड़ेगा। तो अब मैं एक अलग से रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करूंगी, जिसका काम क्या होगा, घर जाकर पैसे की रिकवरी कर कर लेकर आएगा। तो रिकवरी ऑफिसर कौन है, रिकवरी ऑफिसर मींस ऑफिसर ऑफ द बोर्ड, सेबी का एक ऑफिसर है, हु मे ऑथराइज बाय द जनरल या स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग टू एक्साइज पावर। किसकी पावर है, रिकवरी ऑफिसर, मतलब वो ऑफिसर है, इसका काम है पैसे लेकर इनसे निकलवाओ, उनको दो, क्योंकि ये अभी हाँ हाँ बोलेंगे, घर जाके भूल जाएंगे, दौड़ लगा देंगे कि अब हमें तो पैसे देने नहीं है, जज के सामने तो हाँ बोलकर आ गए। ठीक है, तो रिकवरी ऑफिसर का काम अब
कि भैया रिकवरी करो, इनसे निकलवाओ, कैसे भी इनकी प्रॉपर्टी बेचो, जो भी करना है आपको वो करना है। ठीक, हम तरीके पढ़ेंगे रिकवरी कैसे की जाती है। चलो, यहां तक चीजें क्लियर है। अब वापस से पूरा कंक्लूजन क्या पढ़ा, सेटलमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग क्या बोलता है। सिविल प्रोसीडिंग काइंड ऑफ चल रही थी, आपने सेटलमेंट करवाया, आप अपील करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज का जितना पैसा निकलता है वो दो, इसके अलावा दो और चीज देनी पड़ी, डिसऑर्जमेंट अमाउंट और इलीगल कॉस्ट। रिकवरी ऑफिसर एक ऑफिसर होता है जो जिसका काम बस रिकवरी करने का है, ठीक है, उसको ऑथराइजेशन दी जाएगी, वसूली। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, रिपीट, अपील करेंगे सैट के पास, करेंगे, अपील करेंगे सैट को, खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब जब हम सैट के पास जा रहे थे तो कुछ एक ड्यूरेशन में जा रहे थे, नहीं पहुंच पाते हैं तो सफिशिएंट कॉज, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे थे एक ड्यूरेशन में जा रहे थे, नहीं पहुंच पाते तो और सफिशिएंट कॉज का एक्सटेंशन 60 डेज, यही पड़ा। चलो, सबसे पहले उन्होंने कहा सैट के पास जो ऑप्शन जाते हैं, एनी पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर, सैट के पास कौन कौन जाएगा, जो भी खुश नहीं है किससे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से खुश नहीं है, या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से खुश नहीं है, या फिर ऑर्डर मेड बाय दी सेबी। मतलब सेट के पास जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज से ना खुश लोग, दूसरा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से ना खुश लोग, और सेबी से। कुछ मैटर सेबी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हम किससे खुश नहीं थे, स्टॉक एक्सचेंज। इन तीनों की शिकायत कहां करनी है, सैट के पास। इन तीनों की शिकायत कहां करनी है, सैट के पास। डन। हमने ऊपर कौन सी शिकायत पड़ी थी कि स्टॉक एक्सचेंज ने हमें क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लिस्ट करने से मना कर दिया, या फिर हम खुश हैं, खुश नहीं है सेबी के ऑर्डर से या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो भी वट सिचुएशन मे प्रिफर अपील बिफोर दी सैट। लेकिन जब आप अपील करने जाओगे सैट के पास तो विद इन 45 डेज। लेकिन स्पेसिफिक हमने पढ़ा अगर स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्ट करने से मना किया तो 15 दिन। क्या ये बात समझ में आ रही है, जनरल रूल आपको 45 डेज के अंदर आना चाहिए, लेकिन हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्ट करने से मना किया तो उनका 15 दिन है बस, बाकी सब 45 डेज है, कंफ्यूज मत होना। तो सैट के पास कब जाना है, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपी ऑफ द ऑर्डर, अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने डिसीजन दिया है, सेबी ने डिसीजन, जब जिसका जो भी डिसीजन आए उस डिसीजन से आपको 45 डेज के अंदर पहुंच जाना है, ठीक है। फीस वगैरह सब लेकर पहुंच जाना, डॉक्यूमेंट फॉर्म जो भी है। However, SAT entertain appeal after the expiry of the set period of the 45 days if satisfied sufficient cause, not filing in within that period। ये तो समझ में आ गया। जनरल रूल 45 डेज के अंदर आना है, सफिशिएंट कॉज होगा तो और एक्सटेंशन, क्या एक्सटेंशन है नहीं बताया, मतलब वो सैट के ऊपर है, सैट की मर्जी। सैट में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड पास द ऑर्डर, 3 ऑर्डर पास करेगा, या तो कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेट असाइड। कंफर्म करेगा मतलब जो पुरानी वाली अथॉरिटी ने डिसीजन दिया था सेम वही, मॉडिफाई करेगा मतलब उसमें कुछ चेंजेस, या सेट असाइड मतलब एकदम साइड किया और फिर से पूरी प्रोसीडिंग को नई सिरे से देखेगा। बात समझ में आ रही है। कंफर्म मतलब जिससे तुम ना खुश होकर आए थे ना, उन्होंने कहा वही है भाई, सेम मेरा डिसीजन भी। कंफर्म, जो पुराने वाले ने बोला था ऑर्डर वही सेम मेरा। मॉडिफाई मतलब थोड़ा बहुत चेंज। सेट असाइड मतलब एकदम फ्रेश, हम देखेंगे नए वगैरह सारे एविडेंसेस देखेंगे अच्छे से। चलिए, सैट सेंड अ कॉपी एवरी ऑर्डर टू दी पार्टीज, सबको बताएगा मेरा ऑर्डर क्या है। वहां सैट अपना मैटर कितने दिन में खत्म करेगा, 6 महीने के अंदर, पढ़ा था ऊपर भी। इन्होंने कहा, फिर से हम बताएंगे ना अच्छे प्रेजेंटेशन में। पर्सन अग्री स्टॉक एक्सचेंज एडजुडिकेटिंग सेट 45 डेज अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, सेट सेंड अ कॉपी टू, ठीक है, सबको, पार्टीज को, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, 6 महीने में मैटर खत्म। जो इन्होंने ऊपर पैराग्राफ में बताया वो अच्छे प्रेजेंटेशन में बताने का ट्राई किया। क्लैरिटी है पक्का। नीचे एक केस है, ठीक है, बस केस में बता रहे हमने इतनी इतनी पेनल्टी लगाई, ये खुद ही रीड करोगे। यहां तक चीजें समझ में आ रही है क्या। बीच में अभी मैंने क्या स्किप किया, बस पेनल्टीज से रिलेटेड केस, ठीक है। अब यहां तुम्हें केस दिख रहा है, कितने केस दिख रहे हैं, कितने केस है, दो केस है। आओ
शॉर्ट में पहले समझेंगे। केस का नाम क्या है? पैसिफिक फिनस्टॉक लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अपीलेंट फाइल लिस्टिंग एप्लीकेशन इन 2017 टू बीएससी। कंपनी ने बीएससी को एप्लीकेशन दी, किस चीज की? भैया लिस्ट कर लो हमें। बट ड्यू टू सम मैटर irrelevant to us, the application was pending for a year. 1 साल तक पेंडिंग है, जबकि हमने क्या बोला था भैया? 15 दिन, है ना? In the meanwhile, the promoter director of the appellant company were debarred from the assessing the security market SEBI order dated September 2000 28 September 2019 pass in the matter of the जो भी काविती इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ जो मैटर हुआ। पहला पॉइंट क्या बोला? एप्लीकेशन गई थी किस चीज की? लिस्ट होने की। 1 साल से पड़ी है। इस 1 साल में क्या हो गया? कंपनी के साथ दिक्कत होगी भाई। कंपनी के साथ क्या दिक्कत होगी? उनका जो डायरेक्टर प्रमोटर था उसको क्या कर दिया? उसको डिबार्ड कर दिया। उसका केस कुछ और खुला जिस केस में वो डिबार्ड हो गया। अभी तक फैक्ट्स क्लियर है? अभी हम कहानी समझ रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिजेक्ट द लिस्टिंग एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट, जब 1 साल से पड़ा था, जैसे तैसे केस खुला और फिर उन्होंने देखा कि भाई तुम्हारी जो एप्लीकेशन आई है, लिस्टिंग कंपनी में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उनके डायरेक्टर प्रमोटर सब अच्छे होने चाहिए। जब उन्होंने 1 साल बाद कोई कारण से मैटर, समझ लो जैसे कोविड नहीं आ जाते, तो मैटर पेंडिंग में चला गया। जब खोला तो क्या पता चला? डायरेक्टर प्रमोटर तो क्या है, तुम तो इस मार्केट में आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्या बोलकर? तुम्हारे डायरेक्टर ही सही नहीं है, तुम्हारे डायरेक्टर तो केस कर रखा है, उन्हें तो सिक्योरिटी मार्केट से बाहर रहने को कहा है, और तुम अब लिस्ट कराने और तो सिक्योरिटी मार्केट में एंटर हो रहे हो। अब उन डायरेक्टर ने क्या कहानी बोली होगी कि भाई जब हमने एप्लीकेशन दी थी ना 1 साल पहले, तब तो हम क्लीन थे। अपीलेंट अपील करता है साइट के पास और शिकायत करता है सेइंग दैट डायरेक्टर वाज नॉट डिबार्ड एज ऑन द डेट ऑफ मेकिंग लिस्टिंग एप्लीकेशन। भैया जब मैंने एप्लीकेशन दी थी तब मैं ठीक था, विच इज इररिलेवेंट डेट, देन द स्टेटस ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर इज नॉट रिलेवेंट। तो प्लीज उसे कहो कि हमें लिस्ट कर ले। अब तुम हो जज और एक बार खुद सोचो, सैट में वो जैसे आ गया अब, है ना? अभी पॉइंट क्या है? मुझे अपने आईटेक्स कंपनी को क्या करना है? लिस्ट करना है। भैया आज की डेट में तुम क्या हो मुझे ये बताओ? डिवार्ड हो। तो क्या हो पाओगे? क्या नहीं हो सकते। ये गलती तो है, उसको उस टाइम पे खींच लेनी थी बात को, और उस टाइम पे वो लिस्ट भी हो जाता। लेकिन भाई आज की डेट में तुम कैसे लिस्ट हो सकते हो? तो चुपचाप डिसीजन आता है। इशू ये है, मैटर ये, वाइल कंसिडरिंग एप्लीकेशन ऑफ द लिस्टिंग व्हाट इज द रिलेवेंट डेट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया डायरेक्टर और प्रमोटर का अगर स्टेटस चेक करना है तो कौन सी सही डेट है? जब एप्लीकेशन डाली तब, या फिर आज जब लिस्ट होने जा रहे हो? स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर प्रमोटर कंपनी रिक्वायर्ड टू कंसीडर द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर ऑफ द लिस्टिंग। खुद एक बार जेन्युइन सोचो भाई, हम ऐसी कंपनी को लिस्ट कर देंगे क्या जिनके डायरेक्टर ही गड़बड़ है? तो हमारे लिए डेट कौन सी रिलेवेंट है? पास्ट वाली कि प्रेजेंट वाली? प्रेजेंट वाली। मतलब सेबी तो यही, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज तो यही बोलेगा ना, भैया मुझे आज तुम्हें लिस्ट करना है, तुम आज तो सही नहीं हो, तुम ये फैक्ट्स भले ही दे रहे हो, हमारी वहां गलती है कि हमने लेट डिसीजन दिया, हम इस गलती को मान रहे। हाँ कर सकते थे। मान लो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज, जब एप्लीकेशन दी उस टाइम पे तो क्लीन थे, स्टॉक एक्सचेंज उनको हाँ बोल देता, स्टॉक एक्सचेंज तो हाँ ही बोल देता है ना उन्हें, क्योंकि बाकी कोई गलती नहीं निकाली उन्होंने। गलती क्या निकाली कि डायरेक्टर प्रमोटर गड़बड़, मतलब उस टाइम पे वो एक्सेप्ट हो जाता। अब कंपनी लिस्टलेस काम करी, बीच में आया कि डायरेक्टर गड़बड़ है, तो डायरेक्टर को निकालते कि भैया, कंपनी को बोला जाता है भैया डायरेक्टर को छोड़ दो नहीं तो कंपनी को छोड़ना पड़ जाएगा। तो वो क्या कहेंगे? डायरेक्टर निकल जा भाई, तू निकल जा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यस, क्लैरिटी है पक्का। तो ये पूरी कहानी इन्होंने लंबे चौड़े सेंस में दे रखी है, आप एक बार खुद इसे डिटेल में रीड करना, लेकिन हाँ पूरा क्रक्स यही है। क्लियर? दूसरा केस क्या है बताओ? ये यही है। चलो, कार्वे क्या बोलता है? कार्वे स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। चलो सबसे पहले इसके फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होती है? जो भी बातें हुई है यहाँ पे, जो भी कहानियां हैं, फैक्ट्स। फिर इशू इन्वॉल्व, मतलब मैटर क्या है, झगड़ा क्या है, फिर उसका फाइनल ऑर्डर डिसीजन। चलिए पहला, थ्रू अ सर्कुलर रेस्पोंडेंट एनएससी, एनएससी कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, had suspended the present
appellant from its membership due to a alleged non-compliances of the regulatory provision of the exchange with effect क्या लिखा है 2 दिसंबर 2019। केस क्या है, एक सर्कुलर पास हुआ जिससे पता चला कि एनएससी को क्या किया जा रहा है, एनएससी हैड सस्पेंडेड द प्रेजेंट एप्लेंट, एनएससी ने क्या कर दिया, इनको सस्पेंड कर दिया। किससे सस्पेंड कर दिया, मेंबरशिप से, ठीक है। एनएससी हैज इट्स ड्यू प्रोसीजर गिविंग द एप्लेंट अ राइट टू रिप्रेजेंट बिफोर द अथॉरिटी। एनएससी हैज ड्यू प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है, किसी को भी निकाल रहे हो उसकी मेंबरशिप तो पहले उसे क्या दोगे, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना चाहिए। एनएससी अथॉरिटी, एनएससी रूल्स बट द सरपास दैट अपीलेंट here has directly made the appeal before the SAT। अब समझो, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना चाहिए। सबसे पहले जिसको निकाला गया है, तो जो निकाला गया है प्रोसीजर ये बोलता है कि तुम्हें कुछ भी दिक्कत होगी तो पहले आप हमसे बात करोगे, अगर हमने आपकी बातें नहीं सुनी तो फिर आप सैट के पास जाओगे। क्वेश्चन ये है कि मेंबरशिप हैज बीन सस्पेंडेड ऑफ द एंटिटी बाय द एनएससी, एनएससी ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। कैन द सस्पेंडेड एंटिटी डायरेक्टली अपील टू सैट। फॉर एग्जाम्पल मैंने सस्पेंड किया, तो अगर मैंने सस्पेंड किया तो आप पहले मेरे पास आओगे या मेरी थोड़ी सी ऊपर वाली अथॉरिटीज के जाओगे, एकदम सैट के पास थोड़ा ना जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे नीचे कोई है, तुमने अगर तुम्हारी मेंबरशिप अगर विड्रॉ कर दी है, छीन ली गई है, तो तुम उस पर्सन के पास जाओगे जिसने छीना, या उसकी थोड़ी बहुत उसका प्रोसीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स ने तुम्हें निकाला तो तुम सबसे पहले कहां पर आओगे, आईटेक्स के पास आओगे, सबसे बात करोगे कि भाई हमें रख लो, या फिर हमारी कोई अथॉरिटी होगी, तुम कहोगे भैया रॉकी भैया से बात करने से हमारा काम बन जाएगा, तो तुम रॉकी भैया के पास जाकर बात करोगे। अगर हमने रॉकी भैया ने बात नहीं सुनी तो फिर कोर्ट कचहरी इन सब में जाओ। ये क्या कह रहे, इन्हें उन्होंने क्या किया, यहाँ कहीं से बात नहीं करी और डायरेक्ट कहां चले गए, सैट। तो मतलब उन्होंने क्या किया, जो प्रोसीजर था उसे जंप किया, सरपास किया, मतलब उसे स्किप कर दिया। क्वेश्चन ये है, फिर से रीड करूँ, इफ मेंबरशिप हैज बीन सस्पेंडेड बाय द एंटिटी एनएससी, एनएससी ने अगर सस्पेंड कर रखा है तो कैन सस्पेंडेड एंटिटी डायरेक्टली अपील टू सेट, नहीं। इफ द मेंबरशिप ऑफ एनी एंटिटी हैज बीन सस्पेंडेड बाय एनएससी, रूल ऑफ एनएससी, एनएससी के जो रूल्स है वो बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन बाय दी वो सस्पेंडेड एंटिटी, इन सच केस देयर इज अ नो नीड टू बी पास सैटरी रूल्स, आपको रूल्स को सरपास नहीं करना है। हेंस सस्पेंडेड एंटिटी कैन नॉट मेक अपील सैट इन दिस स्टेज, अपील को डिसमिस कर जाएगा और बोला पहले जाकर उन्हीं से बात करो, शायद प्रॉब्लम वही रिजॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम वहां नहीं रिजॉल्व होगी तो हमारे पास आना। क्लैरिटी है। तो दो केस, दोनों केसेस का कंक्लूजन। ऊपर वाला केस क्या बोलता है, पैसिफिक वाला केस, डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन मुझे ऑर्डर पास करना है या जब तुमने एप्लीकेशन दिया था। हो सकता है आज मैंने एप्लीकेशन दिया और अभी 15 दिन का समय है, उस बीच डायरेक्टर डिफॉल्टर निकलता है तो भी तो रिजेक्ट हो ही जाएगा ना। तो तुम 1 साल वाली बात क्या करो, तो हमेशा डेट ऑफ ऑर्डर पास करने की हम देखेंगे। दूसरा केस क्या बोलता है कि भैया प्रोसीजर साफ बोल रखा है, तुम प्लीज स्टेप बाय स्टेप आओ, डायरेक्टली जंप करके नहीं आ सकते, ठीक है। जंप करके आओगे तो वापस तुम्हें अपील को डिसमिस करके वहीं भेजा जाएगा और फिर उसी स्टेप से आप हमारे तक पहुंचोगे। क्लैरिटी है। मैं कहूंगी कि भैया बुक मटेरियल देखना तो पहले एक बार रशीद दी से बात कर लो भाई, फिर जाकर हायर अथॉरिटी को जाके कंप्लेन करो हमें बुक नहीं मिली। अरे भाई दीदी शायद दे देगी तुम्हें, अगर दीदी मना करेगी तब जाके कंप्लेन करो ना हमारी कि हाँ यार हमें बुक नहीं मिली, ठीक है। पक्का क्लैरिटी है। 2 केसेस कंक्लूडेड है। नीचे क्या लिखा है, ऑफेंस मतलब, ऑफेंस मतलब हिंदी क्या बोलेंगे, क्या ऑफेंस मतलब, कुछ गलत काम करना, रॉन्ग है ना, गुनाह, गुनाह, उल्लंघन, हाँ पेनल्टी लगे, है ना। चलो सेक्शन 23M बोलता है कोई भी ऑफेंस, इफ एनी पर्सन, समझना, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन, प्लीज शब्दों का बहुत खेल है ना, कॉन्ट्रावेन या फिर अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन। कॉन्ट्रावेन मतलब मैंने रूल्स तोड़ दिए, या फिर अटेम्प्ट किया, तोड़ने ही जा रही थी पकड़ी गई यार, है ना। चोर ने चोरी कर लिया या करते हुए पकड़ी गई, चोरी नहीं की लेकिन कर रही थी, फंस गई। या फिर अबेट, अबेट मतलब क्या, किसी और को कह रही थी कर कर चोरी कर, मैं नजर रखी तो चोर चोरी कर, है ना। तो मैं किसी को उकसा रही, किसी को एनकरेज करूं। अबेट द कॉन्ट्रावेंशन, दूसरों के कंधे पे जो वो गोली चलाते हैं ना रखकर, है ना, कंधा यूज करते हैं। तो भाई क्या बोला, ये तो जाएगा जिसका कंधा है, जिसने यूज किया वो भी जाएगा, ठीक है। चलो कॉन्ट्रावेन या फिर अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन या फिर
अबेट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब देखो क्या क्या, दिस एक्ट मतलब सेक्रा पढ़ रहे, सेक्रा, एनी रूल्स रेगुलेशन बायलॉज मेड देयर अंडर। सेक्रा के जितने रूल्स है, रेगुलेशन है और सेक्रा के जो भी बायलॉज है, सब कुछ भी कॉन्ट्रावेंट किया, मतलब ये एक्ट रूल्स रेगुलेशन बायलॉज कॉन्ट्रावेंट किया, अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेंट किया या फिर अबेट किया कि भैया कॉन्ट्रावेंट करो, इस एक्ट के रूल्स रेगुलेशन ब्रीच करो, फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंट किया जिसके लिए कुछ भी लॉ लॉ भूल गया है, क्या लॉ भूल गया है, पनिशमेंट देना भूल गया है, तो उसके लिए एक जनरल पनिशमेंट है, आपको इंप्रिजमेंट हो जाएगी 10 साल, फाइन लग जाएगा कितना 25 करोड़ तक का या फिर बोथ। अभी ऊपर इतनी सारी पेनल्टी पड़ी थी, अभी ऊपर इतनी सारी पेनल्टी पड़ी जो मैंने नहीं पढ़ाई है ना, आगे चल के पढ़ेंगे। तो हर गलत काम, हर सेक्शन के प्रोविजन को ब्रीच करने के लिए अलग अलग पेनल्टी है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी बात है जिसके लिए पेनल्टी लिखना भूल गए तो उसके लिए क्या लगेगी, जनरल पेनल्टी। फॉर एग्जांपल आप कहोगे दीदी ये वाला काम किया तो क्या पेनल्टी, मैं कहूंगी उधर सेक्शन में लिखा है, आप कहोगे उस सेक्शन में तो दीदी नहीं लिखा है, तो फिर ये पेनल्टी। हर सेक्शन का ब्रीच करने के बाद पेनल्टी है, अगर पेनल्टी नहीं है तो ये जनरल पेनल्टी लगेगी। पहला पैराग्राफ क्लियर है। दूसरा, इफ एनी पर्सन फेल टू पे पेनल्टी, भैया ऊपर हमने एक पेनल्टी लगा दी, अब तुमसे वो पेनल्टी मांगी जा रही है 25 करोड़ की, तुम वो पेनल्टी नहीं दे रहे हो, इम्पोज बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, याद है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या सेबी ने पेनल्टी लगाई, आप फेल हो गए, या फिर फेल टू कंप्लाई, उन्होंने कुछ डायरेक्शन या ऑर्डर दिया था, आप वो करने में फेल हो गए, तो भैया फिर से आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, इम्प्रिजमेंट, जो 1 महीने से 10 साल तक की होगी, फाइन होगा या 25 करोड़ या फिर बोथ। दीदी ये दोनों क्या अलग अलग लिखा है, जरा समझ नहीं आया, आओ फिर से, क्या ये 2 पैराग्राफ समझ में आया। पहला क्या बोलता है, कुछ भी कॉन्ट्रावेंट किया, लॉ इतनी सारी बातें कर रहा है, कुछ भी आपने नहीं माना जिसके लिए अलग से स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दे रखे, तो उसकी जनरल पेनल्टी लग जाएगी। अब उन्होंने कहा जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने और सेबी ने आप पे पेनल्टी लगाई थी वो पे करने में फेल हो गए, या कुछ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिए थे वो फेल हो गए, तो उसके लिए भी 1 महीने तो कम से कम जेल जाना पड़ेगा, या तो 10 साल या तो 25 करोड़ या फिर बोथ। मतलब दोनों की सिचुएशन अलग है। इन्होंने बोल दिया ये कब लगा रहे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने एक पेनल्टी मांगी, उस पेनल्टी को तुमसे 10 करोड़ मांगे थे, तुमने 10 करोड़ नहीं दिए, तो तुम्हें और 25 करोड़ लगाए जा सकते हैं, मतलब ये एडिशनल है। समझ में आ रहा है, 35 देना पड़ेगा। क्लैरिटी है। वापस तुम्हारा केस चला, मैंने कहा तुम्हारी प्लेंटिफ की पार्टी को देना पड़ेगा पैसा, डन, तुम देने में फेल हो गए तो तुम पे फिर से लगाया जा रहा है, 25 करोड़ तक का मैक्सिमम लगाया जा सकता है, मैंने 5 करोड़ लगाया, मिनिमम कितना भी लगा सकते हो ना, मैक्सिमम 25, तो मैं मैक्सिमम, तुमने बहुत क्रूशियल किया हो तो मैं 25 लगाऊंगा, मतलब एडिशनल जा रहा है, मतलब 2 पेनल्टी लगी, 10 करोड़ पहले की लगेगी और 25 अलग लगेगी। क्लैरिटी है, डन डन। मतलब पेनल्टी नहीं दिया तो और पेनल्टी, भाई नहीं था ना इसलिए तो नहीं दिया, चलो जेल में, जेल भी दे रखा ना, कितना चक्की पीसोगे, क्या करोगे, और चक्की पीस के क्या करोगे, पैसे कमाओगे। यस, वेरी गुड, क्लैरिटी है, डन। ये क्या दे रखा है बच्चों, हेडिंग बताओ, सकरा है, रूल्स है। हमने पढ़ा है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पढ़ा है, ये तो रूल्स है। उन्होंने कहा एक्ट की ब्रीफिंग खत्म कर दी, अब यहाँ पे आते हैं रूल्स। एक्ट बोलता है क्या करना है और रूल्स बोलता है कैसे। रूल्स याद रखना हमेशा कौन बनाता है, सीजी, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब मतलब सीजी। इन्होंने कहा प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, सबमिशन ऑफ द पीरियोडिकल रिटर्न्स, एनुअल रिपोर्ट्स। ऊपर याद करो सीजी की पावर बड़ी थी इतनी सारी, वो यही सब तो थी कि भैया रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को प्रोसीजर फॉलो करवा सकता है, रिटर्न एनुअल रिपोर्ट्स मंगा सकता है, स्टॉक एक्सचेंज की इंक्वायरी करवा सकता है, रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टिंग के, भैया स्टॉक एक्सचेंज के, सॉरी सीजी के पास पूरी पावर है, भैया इससे रिलेटेड रूल्स बनाओ। तो ये बस रूल्स बनाने की बातें कर रखा है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब यहां से इन्होंने कहा रूल तो बहुत सारे हैं लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल्स हम यहां से पढ़ेंगे, तो ये रूल के नंबर भी याद रखने पड़ेंगे। क्या दिख रहा है, रूल नंबर 19 और सब रूल 1। अब बस ऊपर ऊपर से रूल नंबर, फिर क्या लिखा है, रूल नंबर 19 का सब रूल 2 दिख रहा है, सब रूल 2। नेक्स्ट क्या है,
रूल 19, सब रूल 2 और क्लॉज बी। वेरी गुड। ये सब रूल 3 चल रहा है ना, ये तो 2 है, ये सब रूल 3 है। फिर क्या दिख रहा है? सब रूल 4, सब रूल 5, 6 से 7 8, यहां पर 8 मिला ना, ये छोटा छोटा, ठीक है, दिख गया ना। फिर उसके बाद 19A, ए आ गया मतलब बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आया होगा, ठीक है। 19A खत्म। मतलब अब जो बचा है आपके, क्या बचे हैं? रूल्स। और रूल्स कहीं ना कहीं आपको प्रोसीजर बताता है क्या करना है, कैसे करना है। जिसमें से सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, इसका नाम याद कर लो, क्या लिखा है? 19, रूल नंबर 19, सब रूल 2 और क्लॉज बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब पढ़ाऊंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपको बता दिया। आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन एक्ट खत्म है, अब हम आगे की प्रोसीजर रूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारी सभा होती है समाप्त। डन।